बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ऑनलाइन में भी शेयर कर दो वो, ठीक है ना, यानी इनसे सॉफ्ट भी शेयर कर दें। अच्छा जी, क्वेश्चन बैंक हमने आपको पास पेपर बेस जो है फ़िलहाल इशू कर दिया है, और उसके साथ हम आपको कुछ असाइनमेंट्स भी देंगे इंशाल्लाह ताला। वो शायद 2-4 दिनों के अंदर आपको फर्दर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक जो है वो कोशिश करें आप हार्ड फॉर्म में ले लें, ठीक है ना, बिकॉज जहाँ से आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम में आपका जो वे है वो हार्ड वे है, आपने वहाँ अंडरलाइन करना है, वहाँ देखना है, तो उन्हें उसी तरह अटैम्प्ट करें। ये वाले पैसे बचाने की कोशिश ना करें, अगरचे हमने आपको सॉफ्ट में प्रोवाइड कर दिया ताकि ये ना लगे कि सर ये कह रहे हैं, आप सॉफ्ट में उसको इस्तेमाल ना करें, हार्ड में उसे इस्तेमाल करें ताकि प्रैक्टिस आपकी वहाँ से हो सके। सारे पास पेपर के ऊपर हमें एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस चाहिए, और बस इतना सा प्रैक्टिस मटेरियल इंशाल्लाह ताला हमारे लिए मोर देन एनफ हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो उसको हम उसी की मदद से सारी तैयारी हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कल कुछ बुनियादी तौर पर हमने देख लिया था। इसमें दो बातें चल रही हैं। एक तो छोटी छोटी सी प्रोविजंस आ रही हैं, जाहिर है हमें वो भी पढ़नी है, वो भी देखनी है, लेकिन दो बड़ी प्रोविजंस आ रही हैं जिसके में से हमें यहाँ पर हर सवाल में वो बातें नजर आएंगी जो कि पहला ही आगाज ही हमने वहाँ से किया था, दैट इज डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम और डिविडेंड और इससे रिलेटेड इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट लेंगे कैपिटल गेन्स का। तो ये सारी चीज़ें उसी के साथ अटैच थी। हमने कहा जी डिविडेंड की दो ट्रीटमेंट आ रही हैं, एक है डिविडेंड फ्रॉम लोकल कंपनीज। जो लोकल कंपनीज का डिविडेंड है दैट इज एफटीआर। और एफटीआर का एक करैक्टर क्या है कि जब हम कोई इनकम एफटीआर में ले जाते हैं, भले वो अपने स्पेसिफिक हेड में नज़र भी आ रही होती है, लेकिन हम टेक्निकली कहते हैं अब ये इनकम किसी भी हेड से रिलेट नहीं करती, बल्कि किससे रिलेट करती है, एफटीआर से रिलेट करती है। लोकल कंपनीज के डिविडेंड वहां चले जाएंगे। फॉरेन सोर्स डिविडेंड आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, क्योंकि ये फॉरेन सोर्स होगा। अगर वहां टैक्स कटा होगा तो जो टैक्स है उसके ऊपर 103 का हमें टैक्स क्रेडिट मिल जाया करेगा, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने कल समझ ली थी, पढ़ ली थी, और इसमें फिर हमने ये बात समझी थी कि अच्छा एग्जामिनर के पास ऑप्शंस क्या हैं। तो हमने देखा था 3 ऑप्शंस हैं, या तो ग्रॉस डिविडेंड दे दे, या नेट डिविडेंड दे दे, या टैक्स भी दे दे ग्रॉस और वो भी दे दे, वहाँ से हम बना लेंगे। ये सारा काम हमने कर लिया था कल, ये सारी ट्रांजैक्शंस आपने समझी हुई हैं। इसके बाद हमने छोटी छोटी सी बहुत सारी इलस्ट्रेशंस भी कर ली थी, बहुत सारी बातों को इनको भी देख लिया था। रेंटल इनकम और ये वाली बात भी हो गई थी। रेंट ऑफ सब लीज ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, ये बात भी हमारी हो गई थी। और फिर इसके बाद आ गया जी एन्युटी, पेंशन, अमाउंट रिसीव्ड फॉर द प्रोविजन एंड यूज एक्सप्लॉयटेशन, ये भी कल बात हम कर गए थे। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड, ये भी बात हमने कर ली थी। अमाउंट रिसीव बाय द पर्सन एज कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन, पगड़ी का जहां हम जिक्र कर रहे थे, ये वाली बात भी हमने कर ली थी। मैंने सब में छोटी छोटी सी इलस्ट्रेशन यहाँ बनाकर आपको वो बात एक्सप्लेन कर दी है। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान, ये वाली बात भी हमने कल कर ली थी। अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी विदाउट, यहाँ से शुरू करना है। अच्छा जी, एक और हमें यहाँ बात नजर आ रही है कि अगर किसी शख्स को कोई गिफ्ट मिले, एनी अमाउंट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और रिसीव्ड एज गिफ्ट, वो कहता है ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। अगर कोई आपको अमाउंट यानी कैश में कोई चीज मिल रही हो, या कोई एसेट मिल रहा हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा हो, एज अ गिफ्ट मिल रहा हो, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगी। इसमें एक्सेप्शन सिर्फ एक है, हाउएवर इफ गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और रिलेटिव यहाँ वही हैं, पेरेंट्स, बहन भाई, आपस में मियाँ बीवी, ये वाले जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, ये अगर आपस में आपके फादर कोई आपको प्लॉट गिफ्ट कर देते हैं, कोई गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आ रही होगी। अच्छा जी, सॉरी, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई अननोन लोग, जैसे नीचे सवाल से ही चलें, एक्सप्लेन कर देते हैं। एग्जाम्पल, मिस फातिमा रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट ऑन 1 सितंबर 2023। फेयर वैल्यू ऑफ ज्वेलरी रिसीव्ड फ्रॉम ए कोलीग, कोलीग से 3.5 लाख रुपए ज्वेलरी की कोई चीज मिली, तो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आए, तो ये कहाँ चली जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में।
फेयर वैल्यू ऑफ ए पीस ऑफ आर्ट रिसीव्ड फ्रॉम हर ब्रदर, भाई की तरफ से आया है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं जाएगी। बस यही वाली बात है कि अगर रिलेटिव से आया है, क्लोज रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव, जो क्लोज हमारे रिलेशन हैं, अगर उसमें से आ रहा है तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है। इसको बेसिकली इसलिए किया गया है कि अगर कोई भी बड़े गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं, कोई वो जो आजकल चर्चा है डायमंड की अंगूठियों का और 5 कैरेट का और उनका, तो ये उनकी तरफ इशारा भी है कि अगर ऐसे गिफ्ट कहीं हो रहे हैं एक्सचेंज, तो फिर एटलीस्ट वो इनकम टैक्स रिटर्न में तो आने चाहिए। ये घड़ियां और ये तोहफे और ये सारी चीज़ें जिनका जिक्र होता है वो ये उसी पर सेक्शन लगेगा। पहले भी एक सेक्शन हमारे एक वजीर आजम को ले डूबा था, वो सैलरी की जो रिसीट की डेफिनेशन थी वो बेटे वाली, वो उसी इनकम टैक्स की डेफिनेशन की बेस पे हुआ था। तो यहाँ भी ये खतरनाक डेफिनेशन है वज़ीर आज़म के लिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। पुप्पो शुप्पो कोई नहीं, बस क्लोज रिलेशन, बहन भाई। मेरा ख्याल है इजलास भी आता है शायद, हाँ, और इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहिए। अडॉप्टेड हो तो फिर भी आएगा। अच्छा जी, असल में जो जहाँ रिलेटिव लॉ ने डिफाइन किया ना, वो जो एक तो हस्बैंड एंड वाइफ को उन्होंने लिया हुआ, फिर जो चेन है, यानी मेरे से ऊपर वाली चेन और मेरे से नीचे वाली चेन, यानी मेरे फादर की तरफ जाएगी एक चेन और एक मेरे से जो मेरे बच्चों में जाएगी, इस चेन को हम रिलेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें बहन भाई आ जाएंगे, उधर भी, यानी जिसे फर्स्ट ब्लड रिलेशन जिसे कहते हैं ना, वो वाले इसमें शामिल होते हैं। अच्छा जी, सादा बातें करें, इतनी डिटेल में कोई नहीं जाना वहाँ पर, ठीक है ना। एग्जाम की ये एग्जाम का टॉपिक नहीं है जी। कोई गिफ्ट की कोई लिमिट नहीं, कितने भी किरात का दिया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं। डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि ये इनकम है, दो ही हेड हैं जहां ओपन डिडक्शंस अलाउड हैं, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बाकी सारी जगहों पर स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि यार ये बातें अलाउ होंगी, इसके अलावा कुछ अलाउ नहीं होगा। यहाँ भी लिखा एडमिसिबल डिडक्शन in computing income under the head income from other sources, a deduction shall be allowed for any expense paid by the person if expenditure is paid in driving income. However, no deduction will be allowed for an expenditure of capital nature. उसकी ज़ाहिर डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, amortization मिल जाएगी। ये वाली वर्डिंग हमें कहाँ नजर आ रही थी? इनकम फ्रॉम बिजनेस में, ऑल एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पज। वैसा ही मिजाज यहाँ पर भी नजर आ रहा है। A person receiving any profit on debt, profit on debt अभी आज पढ़ने लगे हैं। A person receiving any profit on debt shall be allowed a deduction for any zakat paid by person under zakat and usher ordinance। ये एक एक्सेप्शन है पूरे लॉ में। अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, प्रॉफिट ऑन डेट जिसे हम बोल रहे हैं, उसमें एक है डिविडेंड रिसीव हो रहा था, कंपनी ने ज़कात काट ली, उन्होंने कहा नहीं यार ये एक्सपेंस नहीं है, ये वहीं जाएगा जहां ज़कात जाती है, कहां पर? स्ट्रेट डिडक्शंस में, अलाउएबल डिडक्शन में, अलाउएबल एक्सपेंसेस में। लेकिन वो कहते हैं यहां ऐसा नहीं है, यहां जो ज़कात कटेगी ये उस सोर्स का एक्सपेंस है। जब यहां आ जाएगी तो जाहिर है, ये उसूल हमने पहले ही पढ़ा कि कोई भी चीज दो जगह तो नहीं जाएगी। अगर ये वाली ज़कात यहाँ डिडक्शन, यहाँ एज एन एक्सपेंस अलाउ कर दिया हमने, ठीक है ना। A person receiving any profit on debt shall be allowed a deduction for any zakat paid by the person under zakat and usher ordinance। ये वाली ज़कात यहाँ माइनस होगी, एज ए इस हेड का एक्सपेंस बनेगी, ना कि ओवरऑल अलाउएबल एक्सपेंसेस और डिडक्शन में वहाँ जाएगा प्रॉफिट ऑन डेट का। इसी को कंट्रास्ट में समझ के रखना है कि जो डिविडेंड के ऊपर ज़कात पे हुई है वो उधर जाएगी, वो हम पीछे ट्रीटमेंट करके भी आए। A person receiving income from the lease of the building together with the plant and machinery, तो अब क्या होगा? Shall be allowed a deduction for the depreciation of any plant machinery, उसकी depreciation भी मिलेगी, और अगर कोई इनिशियल अलाउंस वाला साल है तो इनिशियल अलाउंस भी मिलेगा। आपको पता है इस पर्सन को एक्सपेंसेस भी कौन से मिलते हैं? ये वाले एक्सपेंसेस मिलेंगे, डेप्रिसिएशन भी मिलेगी। अदरवाइज तो डेप्रिसिएशन नहीं ना मिल रही प्लांट एंड मशीनरी में, वो तो रिपेयर चार्जेस मिल रहे हैं, 1/5 ऑफ द रिपेयर चार्जेस मिल रहे थे, ठीक है ना। अच्छा जी,
टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर लें और डिविडेंड इनकम को भी मार्क कर लें। इसमें से दो अहम काम, ये वाले दो अहम काम हैं इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। बस ये दो बातें, बाकी तो नॉर्मल बातें हैं, हमने खुद ही उधर से धक्के दे देकर निकाला हुआ था इनको, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से निकाला हुआ था, वो यहाँ आ गई थी चीजें। मेन हमारे पास ये दो बातें आ रही हैं, प्रॉफिट ऑन डेट यानी इंटरेस्ट इनकम। सेक्शन 7B, अगेन ये सारी इनकम कहाँ जा रही है? जनरली ये इनकम जा रही है कुछ FTR में और कुछ NTR। ये सारा सेक्शन लिखा हुआ है, लेकिन अभी हम इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट इनकम, किसका जिक्र हो रहा है? इंडिविजुअल एंड AOP का। इसका मतलब है अभी कंपनी का जिक्र नहीं हो रहा, ठीक है ना? इंडिविजुअल एंड AOP। वो कहता है रिसीव्ड फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड पर्सन। मतलब प्रिस्क्राइब्ड पर्सन कौन है? जैसे बैंक, गवर्नमेंट और नेशनल सेविंग स्कीम, यहां पर हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर तो इन लोगों से आप कौन पैसे रिसीव कर रहा है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है? इंडिविजुअल और AOP। और दूसरा है थ्रू लोन एग्रीमेंट, यानी इनके अलावा अगर किसी से हमने लोन लिया हुआ है, तो किसी बंदे से लोन लिया हुआ है, तो पहले तो कह रहा है यार ये दो लोन दिया हुआ है, तो किसी ने लिया भी तो होगा ना, ठीक है? तो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं? बैंक से, गवर्नमेंट से, नेशनल सेविंग स्कीम से। तो कैसे सोचना है? और अगर कोई अदर लोन एग्रीमेंट है, किसी प्राइवेट पार्टी को आपने लोन उससे लिया हुआ है और वहां इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो फिर कैसे चलेंगे? ये दो बातों को डिफरेंशिएट करवा रहा है पहले लाओ। टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड पर्सन बाय इंडिविजुअल। अब पहले प्रिस्क्राइब्ड पर्सन की बात होने लगी। वो कह रहा है इसको दो हिस्सों में बांट लो। इफ प्रॉफिट ऑन डेट अप टू 5 मिलियन, अगर साल में जो इंटरेस्ट आपने कमाया है वो 50 लाख से तक है, 50 लाख भी शामिल है ना, अप टू, टैक्स विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट का 15% आप पे टैक्स लगेगा। कवर्ड अंडर FTR, फुल एंड फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। नो डिडक्शन अलाउड, नॉट सेट ऑफ कैरी। जब FTR में कोई इनकम जाती है ना, तो कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। FTR का मतलब ही है कि हम उस असेसी को, असेसी उसे कह रहे हैं जो टैक्स पे कर रहा है, हम उस असेसी को इस सारी हैसल से निकालना चाहते हैं कि वो अकाउंट्स बनाए, वो फलां काम करे, ये अलाउएबल है, ये अलाउएबल नहीं है, ये आपने कैश में पेमेंट कर दी, ये फलां होगा, सबसे निकाला। हमने कहा आपकी रिसीट्स के ऊपर ना 15%, जो भी टैक्स रेट है 15% टैक्स दे दें, यू आर कवर्ड अंडर FTR। आमतौर पर लोग जो हैं FTR की इनकम को लाइक करते हैं, क्योंकि आप वो जो FBR का नोटिस आ गया, आप मुझे वहां साबित करना पड़ेगा, इससे बच गया सारा। फुल एंड फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आ गई, ठीक है ना? फाइनल टैक्स रिजीम का मतलब ये, यार आपसे डिटेल नहीं मांग रहे, आप ये बताइए इतने पैसे आए हैं, खत्म बात, 15% टैक्स दें, जान छूट गई। हम अपने एक्सपोर्टर्स वगैरह को इस तरह की, अभी तो कंपनी आपकी उसमें शामिल नहीं है ना, हम अपने एक्सपोर्टर्स वगैरह को ये एज अ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि यार आप एक्सपोर्टर हैं, आप मुल्क के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, चलो हम आपको एक सहूलत ये देते हैं, आपको NTR से निकाल रहे हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट खुद भी समझती है कि NTR में जो लोग बेचारे आ रहे हैं वो फंस ही रहे हैं, उन्हें लोग अनड्यू तंगी करेंगे, और इसलिए हम इसे एज ए इंसेंटिव बता रहे होते हैं कि यार आपकी इनकम, चलो यार आप अच्छे लोग, आपको यहाँ से निकालते हैं, आपको FTR में ले जाते हैं। विच मीन्स के गवर्नमेंट को भी पता है, इदारों को भी पता है कि भाई NTR में क्या हो रहा है। वो कहता है इफ प्रॉफिट ऑन डेट एक्सीड ₹5 मिलियन, और अगर एक साल में 5 मिलियन से ज्यादा है, तो कहता है पहली सजा तो मिलेगी, आप NTR में आ जाओगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल करोगे। यहाँ नहीं लिखा कि आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, क्योंकि इसका तो कोई हेड नहीं बचता। जब कोई इनकम FTR में जाती है तो हम टेक्निकली भले लिखने में लिख भी दें, कोई बड़ी गलती भी नहीं है, लिखने में कहीं लिख भी दें, तो हम कहते हैं कि नहीं, आप ये हेड ऑफ इनकम से क्या हो गई, आजाद हो गई है ये चीज, अब ये किसी हेड में नहीं है, ये एक अलग हेड है FTR। कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर NTR। NTR का मतलब है अब आपकी इनकम कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल टैक्स में ले जाएंगे, वहां से चेक करेंगे शेड्यूल 1 लगना है कि 2 लगना है, वहां से टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो लेकिन अभी भी क्या इन बंदों को जो प्रेस्क्राइब्ड पर्सन है वो टैक्स नहीं काटेंगे? वो तो फिर भी टैक्स काटेंगे, तो फिर वो जो टैक्स कटेगा वो एडवांस हो जाएगा,
वो आपकी फाइनल लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, जैसे कोई भी टैक्स कट रहा था तो वैसे चलेगा। यही बातें आपको लिखी नजर आएंगी। डिडक्शन विल बी अलाउड, लाइक ज़कात अब जो कट रही है वो यहाँ एज ए डिडक्शन अलाउ होगी। एनटीआर में आई है, लेकिन ये ज़कात अब एज ए डिडक्शन अलाउ होगी। इधर भी ज़कात कट गई, अब ये डिडक्शन भी नहीं है, इसका मतलब है अब ये ज़कात बस फारिग हो गई। ये मेरी बात समझे? यहां ज़कात कटी, बैंक ने जब आपको इंटरेस्ट पे करना उसने ज़कात तो काट लेनी, ठीक है ना। अगर तो अप टू 5 मिलियन था तो ज़कात आपका एक्सपेंस था, एक्सपेंसेस अब अलाउ ही नहीं हो रहे, बस सब कुछ बीच में ही ज़ाया हो गया। 15% टैक्स दे दिया, दैट इज फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये वाली ज़कात नॉर्मल जो डिडक्शन आ रहे थे वहां एक्सपेंस में नहीं डालेंगे इसको, ये वाली ज़कात। और जो उधर गए ये वाली ज़कात वहां फिर भी नहीं जा रही है, ये अभी भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैलकुलेशन में एज ए एक्सपेंस आ रही है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की एक्सपेंस में अलाउ हो रही है। ज़कात विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्टेबल अलाउंसेस, यानी वहां नहीं जा रही, वो जो आप टोटल इनकम लेस डिडक्टेबल अलाउंसेस फिर टैक्सेबल इनकम निकालते थे, वहां से नहीं माइनस हो रही, बल्कि जहां आप एक्सपेंसेस अलाउ कर रहे थे, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में कर रहे थे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कर रहे थे, वहां चली गई है। ये वाली ज़कात एक्सपेंस बन गई है, ठीक है ना। और इधर वाली ज़कात एक्सपेंस बन गई है, लेकिन क्योंकि एक्सपेंस अब कंसिडर नहीं कर रहे, इसका मतलब है ना इधर वाली ज़कात डिडक्टेबल अलाउंसेस में गई है, ना उधर वाली ज़कात डिडक्टेबल अलाउंसेस में गई। जी जी, वो एक अलग बात है, वो एक अलग है, उसका एक बड़ा रिफाइंड वर्जन है, लेकिन मैं आप लोगों को उस लेवल पे भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं। देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन हम उस डिफरेंस की डिस्कशन कोई नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा जी, डिडक्टेड विल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स एंड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट फाइनल टैक्स लायबिलिटी। जो नॉर्मल टैक्स कटेगा भाई, उसके अंदर तो आ रहा होगा इनकम फ्रॉम सैलरी भी आ रहा होगा, प्रॉपर्टी भी आ रहा होगा, कोई कैपिटल गेन भी आ रहे होंगे, एनटीआर वाले सारे इकट्ठे कर लेंगे। फिर जो टैक्स बचेगा, पता लगा जी 22 लाख रुपया टैक्स बना है, 17 लाख पहले इधर उधर कटा हुआ है, वो माइनस करके बाकी की हमारी टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी, यानी नॉर्मल प्रोसीजर विल अप्लाई। सिर्फ एक एक्स्ट्रा बात समझ आई है, ज़कात यहाँ एज ए एक्सपेंस ट्रीट होगा, डिडक्टेबल एक्सपेंसेस में नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्या हुआ जी, 5 मिलियन तक इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव हो रहा है? प्रिस्क्राइब्ड पर्सन से, प्रिस्क्राइब्ड पर्सन से, इंडिविजुअल से नहीं। आपने मेरे से लोन लिया और मैंने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, उसकी नहीं बात हो रही है। प्रिस्क्राइब्ड पर्सन मीन गवर्नमेंट, बैंक, सेविंग, डिफेंस सेविंग, वहां की बात आ गई। और अगर आपका एक्सीड कर गया 5 मिलियन से, तो फिर ये उसूल अप्लाई हो गया। डन होगी बात? अच्छा जनाब, हाउ टू हैंडल प्रॉफिट ऑन डेट। अब एग्जामिनेशन में हैंडलिंग कैसे होनी है वही बात आएगी, क्योंकि डिडक्शंस हो रही हैं, तो नेट डेट है या के ग्रॉस है। इफ डेट रिसीव्ड इज गिवन, इट मींस द नेट डेट इज गिवन एंड वी विल हैव टू ग्रॉस अप, क्योंकि इनकम में तो ग्रॉस लेके जाना है ना। अच्छा, वैसे भी कल वाली इस वाली ग्रॉस वाली बात को भी एक थोड़ी सी कैलकुलेशन समझ लें। अगर जो एग्जामिनर ना ये कैलकुलेशन, रियल कैलकुलेशन नहीं आपसे शेयर कर रहा होता, ऐसे ही दे देता है, तो आप उसी तरह ही चलेंगे। लेकिन बहरहाल एक बात समझें, डिविडेंड इनकम में भी यही बात हो रही थी। हम कहते हैं फर्ज किया एक बंदे का ना 1 लाख रुपया डिविडेंड है, इस ग्रॉस अमाउंट पर 2 डिडक्शन होनी है, एक ज़कात होनी है 2.5% का मतलब है 2500, डिविडेंड 15% के हिसाब से 15,000, ये 2 डिडक्शन हो गई। बाकी कितने पैसे बचे? नेट डिविडेंड कितना आया जी? हाँ, 82,500 यही बनता। ओके, हमारा सवाल यहां से शुरू हो रहा था, ठीक है ना। हमारा सवाल यहां से शुरू होता है, 2 तरह से शुरू होता है। वो कहता है जी नेट डिविडेंड इतना है और ज़कात 2,500, ये नोट कर लेना आपने सारा, 2,500 दी है और 15% डिविडेंड पर टैक्स कर, ठीक है ना।
हमने इनकम में क्या फिगर उठा के ले जानी है, 1 लाख ले जानी है, लेकिन अब 1 लाख इस सवाल में 1 लाख गिवन नहीं थी। सवाल कैसे चल रहा था, कहता था नेट डिविडेंड आपको आया कितना 82,500 और ज़कात कटी है 2500 रुपया और टैक्स कटा है 15%। तो ये उसूल हमने पढ़ा था कि भाई 82,500 प्लस 2,500 डिवाइडेड बाय 0.85। तो ये देखें ये 1 लाख आ गया कि नहीं आ गया, ग्रॉस अप। एक्चुअल तो ये हो रहा है। ठीक है ना। फिर हमने केस बनाए थे नेट, एक तो था ही ग्रॉस, ठीक है ना, और एक है कि ग्रॉस दिया हुआ है और ये दोनों फिगर दी हुई है। ये मैं यहां दोबारा करता हूं कि भाई डिविडेंड आपको नेट ही दिया हुआ है। वो कहता है जी 82,500 नेट डिविडेंड है, लेकिन ज़कात कटी है 2500 और टैक्स कटा है 15,000। ये 3 सवाल थे असल में एग्जामिनर के पास, ये 3 ऑप्शन थी। जनरली एग्जामिनर इसमें और इसमें खड़ा है, लेकिन तीसरी ऑप्शन ये भी है कि वो देखे कि यार बच्चे ने नेट का तस्वुर रखा हुआ, उसने कहा नेट है तो अब ग्रॉसअप करना। नहीं, देखना है ग्रॉसअप की टेक्निक लगनी है या सिंपली ऐड करके की टेक्निक है। ये डिविडेंड तो नेट की बना है, लेकिन ये दोनों चीजें की बना है, तो ग्रॉसअप की टेक्निक नहीं लगनी। अब तो ये टेक्निक लगेगी कि भाई 82,500 प्लस 2,500 प्लस 15। और यहां उसने ये बताया ही नहीं है, फर्ज किया उसने कहा जी ग्रॉस डिविडेंड ये था, तो हमें तो यही चाहिए था ना, इसी पे जाने की तो सारी कोशिश हो रही थी। अगर रियल डाटा हो तो फिर तो हम ऐसे रिकंसाइल भी कर सकते हैं। एग्जाम में आपने रिकंसाइल नहीं करना, बात समझ आ रही है। एग्जाम में आपने रिकंसाइल नहीं करना, आपने ये नहीं देखना कि यार ये ज़कात जितनी है कह रहा है ये आई कैसे है, वो कह रहा है मान लिया। बिकॉज एग्जामिनर बाद दफ़ा इस ट्रांजैक्शन को रियल सिनेरियो से नहीं उठाता, वैसे ही लिख देता है कोई ज़कात। जैसे कल वाला सवाल था ना हमारे पास एक, वहाँ अगर आप ज़कात देखें तो वो ज़कात 2.5% नहीं बन रही, वो 5% कटी हुई है। ठीक है ना, वहाँ 4,500 ज़कात कटी हुई थी कल वाले सवाल में, नहीं तो 5% तो नहीं, ज़कात तो 2.5% कटनी थी। तो अब हम आपने रिकंसाइल कुछ नहीं करना, बस आपने देखना है कि मेरा सवाल किस कैटेगरी का। पहली कैटेगरी का ओके, ये तो बिल्कुल ही आसान बात होगी। दूसरी कैटेगरी का ज़कात ऐड करे डिवाइड करे पहुंच गए, ये ज़कात उस इसका 2.5% है कि नहीं है, ये रिकंसाइल नहीं करनी है आपने। बात समझ आ रही। ये वाला है तो कुछ भी नहीं करना, तीनों को ऐड करें इनकम में लेके जाए। एक्चुअली आपने ऐसे कंफर्टेबल होना है, ठीक है ना। अब ज़कात पर भी यही उसूल लग रहा है और प्रॉफिट ऑन डेट पर भी यही उसूल लग रहा है। नहीं, यही तो कह रहा हूं, हमने यहाँ ज़कात ऐड करनी है, जितनी ज़कात गिवन है वो ऐड करनी है। हमने यहाँ 5% नहीं लिखा, 2.5% नहीं लिखा, जो ज़कात गिवन है ऐड करके डिवाइड कर दिया। यही तो कह रहा हूँ। डिवाइड करने के बाद खुद वो एक हम अकाउंटेंट का एक प्रॉब्लम है ना, हम चीज़ों को रिकंसाइल करना चाहते हैं। देखते हैं यार अच्छा ये कितने पर 2.5% कैसे बना है, इसका तो 2.5 बन रहा है क्योंकि मैंने डाटा आपसे एग्जैक्ट लिया हुआ है। लेकिन एग्जामिनर बाद दफ़ा केयरलेस सवाल बनाता है। वैसे तो एग्जामिनर को ऐसे सवाल बनाने नहीं चाहिए, लेकिन बना रहा है, हर सवाल वो ऐसे ही बना रहा है। तो आपने ये बात सीखनी है कि वहाँ रिकंसाइल नहीं करना, हमने नेट डिविडेंड में ज़कात ऐड करके डिवाइड कर देना। हाँ, रेट ज़रूर देख लेना है कि ये ना हो, क्योंकि 3 रेट है ना, 15% जनरल रेट है, 7.5% एक स्पेशल रेट है, एक 25% स्पेशल रेट है। पता चले उसने कहा ये 25% वाला है, तो आप फिर भी नीचे 0.85 ना करें। इसीलिए मैंने आपको वहाँ असल फार्मूला लिखा है, 1 माइनस रेट लिखवाया है ना आपको वहाँ पर। अच्छा जी, ये वाली कहानी तो हमें समझ आ गई। ये 3 केसेस है हमारे पास। इसी तरह से अब ये बात डिस्कस हो रही है हाउ टू हैंडल प्रॉफिट ऑन डेट। अगर नेट डेट गिवन है तो पता कैसे चलेगा? इफ डेट रिसीव्ड इज गिवन इट मींस नेट डेट इज गिवन एंड वी हैव टू ग्रॉस अप। वही टेक्निक लगेगा, नेट इंटरेस्ट प्लस ज़कात और 1 माइनस रेट ऑफ टैक्स। यहां से बिल्कुल सेम जो ज़कात में लिखा हो, एग्जैक्टली सेम। नहीं, ये ऐसे ही चलेगा बस।
ज़कात गिवन ही होगी, आ तो जाएगी, आ तो जाएगी, लेकिन नॉर्मली वहाँ तक जाता नहीं है, ठीक है ना, वहाँ तक जाता नहीं है। दूसरा आ गया जनाब, जैसे लिखा हुआ नोमान रिसीव्ड एन इंटरेस्ट इनकम ऑफ 5,10,000 on his investment in the defense saving certificate. The amount was net of withholding income tax at rate of 15%. अब सिर्फ net of withholding tax बताया उसने, ज़कात का उसने जिक्र नहीं किया यहाँ पर। तो क्योंकि जिक्र नहीं किया इसलिए मैंने आपको जीरो लिख के दिखाया। होगा तो फिर अमाउंट लिखेंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ग्रॉस अप कर लेंगे। बात समझ आ गई है? अच्छा जी, दूसरा आ गया ग्रॉस डेट, ग्रॉस डिविडेंड या ग्रॉस डिविडेंड नहीं, ग्रॉस डेट इज डायरेक्टली एडेड टू इनकम। ठीक होगी बात जी? इफ डेट अर्नड इज गिवन इट मींस gross debt is given and we do not have to gross up, simply apply the rate for taxation purposes अगर FTR में है तो। Financial charges include profit on debt of rupees 4,50,000 earned on fixed deposit amount maintained with bank. The bank withheld income tax and zakat amounting to rupees 45,000 and 93,000 respectively. डायरेक्टली एड 450,000 इन द इनकम। अब उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए जो दो दी कि आपको लगे कि ये वाला केस आ गया। ये वाला केस जब आया जब नेट से स्टार्ट हो रहा है, रिसीव्ड, अगर यहां लफ्ज रिसीव्ड कर दूं तो फिर ऐड करके ये वाला केस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस इनकम टैक्स के पोर्शन को मैथमेटिकल स्टाइल में समझें कि यार ये तीन केस बन रहे हैं, एग्जामिनर ने मुझे कहां कंफ्यूज करना है वो आपको क्लैरिटी में लेना है, बस दैट्स इट। डन होगी बात। वही तीनों केसेस यहां भी रेलिवेंट है, ग्रॉस दे दे, नेट दे दे और नेट देकर दोनों अमाउंट दे दे, ठीक है ना, नेट देकर दोनों अमाउंट दे दे। अच्छा जी, ओके, अब वापस पहले अब जाके हम जरा पहले सेक्शन को पढ़ लें ताकि वो बात हमारी कवर हो। सेक्शन 7B, जरा किताब ओपन कर लीजिएगा, कोई अमेंडमेंट तो नहीं आई हुई इसके अंदर, आई कैप की बुक ओपन कर लीजिएगा। A tax shall be imposed at 15% on every individual and AOP who receive profit on debt from prescribed person, for example bank, government or national saving scheme. Tax shall be computed by applying the rate of tax to the gross amount of profit. Gross amount, तो अगर ग्रॉस नहीं है तो ग्रॉस तक पहुंचने के ये तीन तरीके हमने लर्न कर लिए। अगर ग्रॉस गिवन नहीं है तो फिर ये तरीके हमारे पास पहुंचने के, उस वर्किंग को हमने सेपरेटली एज अ वर्किंग देख लिया। This section shall not apply to a profit on debt that is exempt from tax exceed rupees 5 million, क्योंकि ये 7B में FTR का हेड डिस्कस हो रहा है ना, FTR का हेड डिस्कस हो रहा है। वो कह रहा है भाई अप टू 5 मिलियन हम FTR में बैठे हैं जिसका हम 15% आपको रेट बता रहे हैं। 5 मिलियन से आप ऊपर गए तो फिर आप NTR में चले गए हैं, फिर आपके ऊपर उधर वाले उसूल लगेंगे। Withholding agent shall deduct tax on gross amount 15%. Withholding agent का मतलब है ये वो लोग हैं जो पेमेंट कर रहे हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने बाउंड कर रखा है कि आप टैक्स काटेंगे, नहीं काटेंगे तो उन्हें डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपको पता ही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस आप पढ़ा है। अच्छा, अब उसने नहीं देखना कि आपकी इनकम 5 मिलियन से बड़ी है या छोटी है, उसने तो 15% टैक्स काट लेना, क्योंकि विद होल्डिंग एजेंट को क्या कहा जा रहा है? विद होल्डिंग एजेंट शैल डिडक्ट टैक्स ऑन ग्रॉस अमाउंट एट 15%। ग्रॉस अमाउंट। अब आपके शू में आके वो कह रहे हैं कि भाई अगर तो 5 मिलियन से कम है तो ये जो 15% कटा है बस फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, FTR में अब आपको और कुछ तंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका 5 मिलियन से ज्यादा रिसीव किया है तो कोई बात नहीं, इसको NTR में लेके जाइए। अगर यहाँ ज़कात कटी है तो उसको एज एक्सपेंस भी क्लेम कीजिए,
और फिर वहां दोबारा टैक्स लगेगा। हो सकता है आप ऐसी इनकम स्लैब में हो कि आपका ये टैक्स ज्यादा कट गया, यानी आपकी ओवरऑल स्लैब जो है वो भी लग रही है नीचे 7%, 7.5% वाली, तो इसका मतलब है आपका टैक्स ज्यादा कटा हुआ है, तो आपको फायदा हो जाएगा। और हो सकता है आपके ऊपर स्लैब ऊपर वाली 25-30% वाली लग रही हो, तो भाई आपका टैक्स कम कटा है, बाकी का देना पड़ेगा। वो कह रहा है उधर फाइनल अमाउंट में एडजस्ट हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? अच्छा जनाब, इफ प्रॉफिट ऑन डेट एक्सीड 5 million फॉर इंडिविजुअल और एओपी इट वुड बी टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स रेजीम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर्स। जाहिर है नॉर्मल टैक्स रेजीम में ले जाने का मतलब है अब इसका हेड भी बताया जाएगा कहाँ लेके जानी है, और एफटीआर में ले जाने का मतलब है हेड बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक सेपरेट समझे एक हेड ऑफ इनकम हो गया, एक सेपरेट चीज होगी, तो इसीलिए हेड भी बता दिया कि अब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इफ इंटरेस्ट इज अर्न थ्रू लोन एग्रीमेंट, वही जो प्राइवेट हमारा नाम, then it is taxable under NTR in case of all person, individual, AOP, company under the head income from other sources. Under the head income from other sources. ये भी नहीं देखना कि 5 million से ऊपर है कि नीचे है, इसका मतलब है 5 million से ऊपर है, 5 million से नीचे कब देखना है? प्रेस्क्राइब्ड पर्सन से देखना है। अगर प्रेस्क्राइब्ड पर्सन नहीं है तो फिर सब लोगों की ये इनकम कहां जा रही है? एनटीआर में जा रही है, एनटीआर में जा रही है। कुछ बात समझ आई है? वो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि यार 360 डिग्री पे कॉन्सेप्ट को चेक करें, और ये अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि जब हम ये कॉन्सेप्ट जिन पिछली 3-4 अटेम्प्ट से लोगों को कह रहे हैं, तो पिछली 2 अटेम्प्ट से हर दफा जो पेपर बनता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनता है। आपको एक बड़ा अच्छा सवाल नजर आएगा इसी के ऊपर, 7B के ऊपर, और एक बड़ा अच्छा सवाल नजर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो डिविडेंड इनकम के ऊपर, और दैट इज द टोटली कॉन्सेप्ट ऑफ 360 डिग्री कि भाई उसने क्या किया, उसने हर बात एक ही सवाल के अंदर पूछ ली, ये हो तो बताएं क्या होगा, ये हो तो बताएं क्या होगा, ये हो तो बताएं, तो पूरा सेक्शन उसने एक ही अटेम्प्ट में पूछा हुआ है। तो हमें मोटी मोटी बातें नजर आ गई हैं। एक और बात इसमें लिखी हुई है, आपने ये भी पढ़ लेनी है कि अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है तो उसका एक और स्पेशल टैक्स रेट है, दैट इज 5%। बहबूद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट उनके लिए हैं जिनका ये मुल्क है। बात समझ आ रही है ना? ये उनका है, ये उनका है। दोबारा पढ़ते हैं। If interest is earned through loan agreement, then it is taxable under NTR in case of all person, including individual, AOP and company under the head income from other sources. Profit on debt on Behbood saving certificate person benefit account is taxable under NTR with maximum rate of 5%. जी दोनों का कर दिया ना, वो कहते भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं। जी ज़कात ही नहीं, अदर डिडक्शन भी मिलेगी, दोनों आगे। बस आपने इतना ही याद रखना, हमें इतना ही चाहिए कि बहबूद सर्टिफिकेट का रेट क्या है? 5% है। अब हमारे पास ना टोटल 4 रेट आ गए हैं। जनरल रेट हो गया 15%, स्पेशल रेट हो गया 7.5% वाला भी, एक हायर रेट है 25% वाला, एक लोअर रेट है 5% वाला, ठीक है ना। For companies, profit on debt fall under NTR, chargeable under income from other source. वो कहता है अगर कंपनी ने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है तो कंपनी के लिए इट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन NTR rather than FTR। यानी कंपनी 5 मिलियन अबव 5 मिलियन बिलो वाली बातें भी नहीं देखनी, सारी की सारी इनकम उनकी कहाँ जा रही होगी? NTR में जा रही होगी। ये सेक्शन है जिसको फिर हम थोड़ा ऐसे करके आपको समझा रहे हैं कि पहले तो आपको ये लोन की अलग अलग कैटेगरी समझ आए, प्रेस्क्राइब्ड पर्सन से क्या हो रहा है और थ्रू लोन एग्रीमेंट क्या हो रहा है। फिर ये पर्सन के अगर प्रेस्क्राइब्ड से है तो इंडिविजुअल एंड AOP के लिए क्या हो रहा है, 5 मिलियन बिलो कैसे ट्रीट करेंगे और 5 मिलियन अबव कैसे ट्रीट करेंगे।
यही दो बातें इसमें मेन दो बातें यही लिखी हुई हैं, यही दो बातें रिक्वायर्ड हैं। एग्जामिनेशन जब भी यहाँ से आएगा सबसे ज़्यादा तो डिविडेंड इनकम डिस्कस होनी है। कंपनी के वो जो बिजनेस इनकम का सवाल आना है उसमें उसने लाना ही लाना है, डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ। जितने सवाल हमने किए अब आप वो क्वेश्चन बैंक लें, उनमें जाकर आज आप जब करेंगे तो ये वाली आपको एंट्री नज़र आ रही होगी कि डिविडेंड रिसीव किया था, डिविडेंड रिसीव किया था। डन हो गया जी। कल इंशाल्लाह आएंगे तो हमारा आखिरी हेड ऑफ इनकम बचा हुआ है, अभी रुक जाना है आपने। हाँ जी बच्चे आप, अच्छा वो तो चलो कि जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उन्होंने आखिरत में जाके तो इम्तहान देना ही है ना, वो यहाँ के इम्तहानों से भाग रहे हैं ना। अच्छा जनाब, राइस तो अपनी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से आपको मोटिवेट किया जाए और आपको ये कहा जाए कि भाई पढ़ना शुरू कर दें, थोड़ी मेहनत कर लें। हम अपने हिस्से का मोटिवेशन भी उसमें ऐड करने की कोशिश करते रहते हैं। बाकी जाहिर है आप सीए के स्टूडेंट हैं, आपने खुद से भी देखना है चीज़ों को। जी बच्चे, थर्ड पोजीशन 25918। अच्छा आगे वेल डन जी, क्लैपिंग कर दें भैया आप लोग। वेल डन बेटा, शाबाश। सेकंड 26177 लाइबा फातिमा। आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ। फर्स्ट पोजीशन के बाद आपको बिल्कुल क्लैपिंग नहीं करनी। शगुफ्ता कमल, बाद में कोई मैं एक डायलॉग बोलने लगा हूँ कि डूब के मर जाओ तुम सारे लोग। आ जाओ बेटा, शाबाश, वेल डन जी, वेल डन, वेल डन। ओ भाई तुम किधर हो, तुम किधर हो हैं? अच्छा वो, अच्छा बाकी के देखें, मेरी बात याद रखें, ये जो बच्चे पोजीशन ले रहे हैं ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन जो बाकी के हैं वो इससे भी अच्छे हैं क्योंकि वो अपने उस्ताद की उस बात पे अमल कर रहे हैं कि 50 से ज़्यादा नंबर नहीं ले रहे। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, नया हेड ऑफ इनकम शुरू करेंगे।